शादी मैंने की थी और छोड़ भी मैं ही रहा हूँ ना। इसमें मेरे पिताजी का हाथ है ना मेरी माँ का हाथ है। मतलब और इसमें दहेज वाला कोई सीन ही नहीं है ही नहीं। मेरे को नशे में नशा करा दिया मेरे को डेली। तो वो बोली कि अरे मेरे घर में बिकता है, मेरे भैया भी पीते हैं, पापा भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। वो शराब पीती थी? वो भी पीती थी। 17 साल की उम्र 17 साल मेरे को कोर्ट में ले गया। अब कोर्ट की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे को डिमांड अगर डिमांड ही वाले में रहता तो मैं अपने पिताजी की मर्जी से शादी नहीं करता। मेरे को 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तिलक मिलता मेरे को। नमस्कार, दानापुर का प्रकरण मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां बताया जा रहा है कि दानापुर की प्रमुख वंदना राय के बेटे ने शादी की सालू गुप्ता के साथ। और उसके बाद ये प्रकरण इतना आगे बढ़ चुका है जहां बताया जाता है सालू के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रमुख के बेटे ने मेरे साथ चीटिंग की। पूरा मामला दहेज का भी बताया जा रहा है और बताया उनके साथ ये भी जा रहा है कि 80 लाख का मामला यहाँ सामने निकल के आ रहा है कि शादी के बाद अब इन लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जैसा आप फ्रेम में बताएंगे कि वही हर्ष हैं जिन पे आरोप आपकी बीवी लगा रही है। तो ये आप हर्ष भाई एक बात बताइए कि आप जो ये शादी किए थे, उनका ये कहना था कि ये प्रेम विवाह था, इसके बाद कोर्ट मैरिज हुआ और उसके बाद एक कम्युनिटी हॉल में, जैसा सालू ने बताया, आपने शादी किया। तो मामला बिगड़ा कहाँ से फिर? सबसे पहले तो जो ये वीडियो देख रहा है उसको मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना। अगर माँ बाप के खिलाफ जो भी गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे मेरी है अभी। आज आप पछता रहे हैं ना? बहुत पछता रहे हैं। जो अब अगर माँ बाप का जो नहीं सुना वो किसी का नहीं हो सकता है दुनिया में। सबसे पहले जो 3 शादी हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना के टाइम में मैं घर आया था जी। तो 2019 में मेरी एडमिशन हुई थी बैंगलोर में आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो 2020 में लॉकडाउन लग गया फरवरी में। तो मैं मार्च में घर चला आया था। जब मैं घर आया तो मेरे घर के मेरे अगल बगल वाले क्रिकेट खेलने जाते थे तो मैं जाता था साथ में। तो उनके साथ मेरे साथ एक लड़का था जो उसके ही परिवार का था, लेकिन मेरे को ये बात नहीं पता चला, बहुत बाद में मेरे को ये बात पता चली। तो जब उसके साथ मैं जाता था हमेशा गांधी मैदान, तो उसने मेरा परिचय करवा दिया। मैं घर से निकलता ही नहीं था बिल्कुल भी। परिचय करवाने के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे बातचीत शुरू हो गई दोनों। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब मेरे घर वालों को पता चला, मैं अपने घर वालों से कुछ नहीं छुपाता हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरे को समझाया, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आई बात, क्योंकि कभी मैं इन सब लफड़ों में कभी पड़ा ही नहीं था। तो जब वहां पे मैं गया, उनसे बातचीत शुरू जब मेरी हो गई, तो कुछ दिन के बाद इनको पता चला तो इन्होंने मेरे को बताया कि वो उसकी फैमिली सही नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है। उसके बारे में, उसके माँ बाप के बारे में मेरे पापा ने पता भी किया, क्योंकि ज्यादा दूर घर नहीं है, 2 मिनट लगता है जाने में। तो जब पता किया तो मैंने उसको फोन करके बताया कि देखो ये कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कास्ट प्रॉब्लम है, ऐसा है, मतलब उसको गलत बना, हाँ कुछ भी नहीं, हाँ नॉर्मल बात बोल के। तो उसने मेरे को सबसे पहले ये बोला कि चलो कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। आगे तुमको जाने हुए बस 2 महीना हुआ है मेरे को, तुमने तीसरे महीने में बोला कि कोर्ट मैरिज, इसका मतलब कि तुम्हारा दिमाग है, तुम सोच रखे हो कि तुम इसको फंसाना है किसी तरह। फिर भी उस टाइम मैंने बातचीत कम कर दिया, बंद नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब चला गया, मैं वापस बैंगलोर चला गया, कुछ दिन के बाद कॉलेज खुली, एग्जाम्स थी, तो इसने फोन करके मेरे को कहा कि जल्दी आओ पटना, नहीं तो मेरा भाई मेरी दूसरी शादी कर देगा। तो मैं घबरा गया। बातचीत था, प्रेम तो करता ही था पहले, तो बातचीत था, तो मैं वापस आया इसके पास। आया तो इसने क्या किया, इसका भाई और इसकी माँ, ये आया, ऑटो बुक करके रखा था मेरे को करौटा मंदिर, पहली शादी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, करौटा मंदिर में मेरे को ले जाके वहां लेके चला गया। वहां जाने के बाद मेरे को, आज तक मैं कभी गया नहीं, सब जगह भी नहीं पता मेरे को। ऑटो में बिठाया, उसका भाई आया, उसकी माँ गई, जब माँ साथ नहीं गई, पहुंचा के चली गई, बोली कि तुम लोग करके आओ। फिर आई मेरे को स्टेशन पे रिसीव करने के लिए, चॉकलेट्स और मिठाई लेके। जब मैं घर गया, मैं घर नहीं गया उस टाइम, घर पे नहीं गया, क्योंकि मेरे को पता था कि अभी अगर घर जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद मेरे को हिम्मत नहीं थी कि मैं घर में बताऊं, ये कोई एक भी बात मैंने कुछ नहीं बताई, छुपा लिया। तो जिस टाइम मैंने शादी की थी वो मंदिर में, उस टाइम ना उसकी एज थी ना मेरी एज थी, एज नहीं थी। फिर उसने क्या किया कि कुछ दिन एज होने का इंतजार किया, और ये शादी फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद दूसरे वाले शादी में क्या किया कि उसने कहा कि कोर्ट में करना होगा तुमको शादी। मेरे को बोला कि कोर्ट में क्या जरूरत है, जब हम कर ही लिए, जब हम बोल रहे हैं कि जब हम कमाने लगेंगे तुमको ले जाएंगे। तो जब इतना बात बोले तो उसकी माँ प्रेशर करने लगी, अच्छा, कि अगर नहीं करोगे तो हम अभी भी इसका शादी दूसरा जगह करते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम बोले कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो वो क्या की कि हम
शुरू में हम कोर्ट के खिलाफ थे कि हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। फिर मेरे को क्या कि घर पे बुला के मेरे को शराब पिलाती थी। अच्छा, हाँ, हम मैं मना किया कि हम ये सब नहीं करते हैं। बोली कि आपकी उम्र उस समय कितनी रही? मेरी उस समय 19 साल थी। 19 साल जी। और उसकी उम्र कितनी? उसकी 17 थी। तो 19 साल की उम्र में वो आपको घर पे बुला के शराब हाँ, घर पे उसके माँ आपने मना नहीं? बहुत मना करने का कोशिश की है। अच्छा, तो वो बोली कि अरे मेरे घर में तो बिकता है, मेरे भैया भी पीते हैं, पापा भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। अच्छा, वो खुद भी पीती थी, वो शराब पीती थी? वो भी पीती थी 17 साल की उम्र? 17 साल की उम्र में, क्योंकि उसके घर में शराब का धंधा जो होता है। अभी भी 2 दिन पहले उसके घर में छापा पड़ा है, उसके पिताजी जेल में है अभी। जी। तो आप एक हर्ष भाई एक बात बताइए, देखिए आप यूथ हैं जी। ऐसा नहीं कि हमारी आपके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या रंजिश है, ठीक है, एक यूथ के नाते हम आपसे पूछते हैं कि जब इतना था आप प्रेम में थे चाहे जो भी है, आपको अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे शादी नहीं करना है या कोर्ट मैरिज के खिलाफ थे? कोर्ट मैरिज के मैं बिल्कुल खिलाफ खिलाफ था, थे। लेकिन उसने मेरे को नशा करा दिया। मेरे को डेली फोर्स किया जाता था। मैं नहीं पीने का बिल्कुल नहीं मन करता था मेरे को। फिर क्या किया, एक दिन पिला के मेरे को कोर्ट में ले गया। अब कोर्ट की मैं आपको बात बताता हूँ। कोर्ट में जो मैरिज रजिस्ट्रार थे उनका नाम मनीष उपाध्याय जी है। अच्छा, ठीक है। किस कोर्ट में? ये छज्जू बाग जहाँ पे शादी होती है, मेरे को पता नहीं होती। वहां पर उनके जान पहचान के उनका पहले से संबंध था लड़की वालों से, तो उन्होंने पहले ही बोल रखा था उनको। पहले मेरे को जहां तक पता है कि कोर्ट मैरिज में सबसे पहले दोनों की फैमिली को नोटिस होती है। नोटिस को ही दबवा दिया गया, मेरे पिताजी तक पहुंचने नहीं दिया गया वो नोटिस। अच्छा, वहां नहीं पहुंचा। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई जब नोटिस नहीं पहुंच रहा है तो मेरे साथ तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस टाइम कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसीलिए नहीं बोले क्योंकि प्रेम में थे। प्रेम में थे और नशे में भी थे। अच्छा, नशे में भी थे और प्रेम में भी थे। मतलब आपको नशा का आदि ऐसा बनाया गया कि आप मतलब एक सम्मोहन की प्रक्रिया में थे? बिल्कुल ओके, बिल्कुल। उसके बाद जब वहां मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मेरे को जहां तक पता है, सबसे पहले वीडियो शूट होता है। जो आपके पास जो आपके विटनेस आएंगे उनका वीडियो होता है और लड़का लड़की का वीडियो होता है। आपसे मैरिज रजिस्ट्रार पूछता है कि आप या मर्जी से शादी कर रहे हैं या दोनों से बिल्कुल से पूछा जाए। वो वहां कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मेरे से पेपर पे साइन कराया। अच्छा, साइन कराया। उसके बाद जो 3 गवाह थे उनकी भी वीडियो बनती है। उनमें से तीनों गवाह उसके ही परिवार के थे। एक उसका खुद का भाई था शुभम, जो कि फेक आईडी बना के राजीव कुमार के नाम से उसके पास फेक आईडी कार्ड है, आधार कार्ड। उससे उसने किया। उसका एक फ्रेंड रहता है नाला रोड में, अनिमेश, वो भी बैंगलोर में ही रहता है। वो दूसरा वो था और तीसरा मेरे को नहीं पता वो कौन था। अच्छा जी, मैं तीसरे को नहीं जानता। तीनों साइन कर दिया? तीनों उस पर साइन कर दिया और कोर्ट मैरिज। आपके पक्ष से कोई साइन नहीं? मेरे तरफ से कोई था ही नहीं। मेरे घर वालों को मेरी शादी का पता, जो होटल में शादी हुई उसके 1.5 महीने के बाद इनको पता चला। क्योंकि मैं बताने की स्थिति में नहीं था। तो ये तो कोर्ट मैरिज हो गया? ये कोर्ट मैरिज हो गया दूसरा वाला। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट मैरिज कर लिया तो ये लोग उछलने लगा कि भाई अब तो हो गया काम अपना। तो फिर क्या किया कि मैं कॉलेज खुल चुकी थी मेरी, घर में मैंने कुछ नहीं बता रखा था। कॉलेज गया, देखा कि उन्होंने ये देखा कि भाई अब तो सब चीज हो गया, अब इसको सामाजिक किया जाए, सबको प्रचार किया जाए कि मेरी बेटी इसके घर की बहू बन गई है। ये जो आपकी शादी कोर्ट में हुई, उसके बाद का क्या प्रकरण? वो कोर्ट में शादी हो गई, लीगली हो गया उनके दिमाग से, लेकिन उनको सामाजिक करना था। उनको दिखाना था लोगों को कि भाई इतने बड़े घर में मेरी बेटी की शादी हो गई, जबकि उसके पास शायद दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसने उनको लगा ये कि इसको किसी तरह बुला के मेरी कॉलेज खुल चुकी थी, मैं चला गया था बैंगलोर। उसने मेरे को फोन किया कि मेरे को बहुत जोर चोट लगी है। तो क्या हुआ बताओ मेरे को। वो सीधा बोलती है कि घर आओ पहले जल्दी। मैं हड़बड़ी में गया तो मेरे को उसने बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा सेटअप कर रखा है मैंने, होटल बुक कर रखा है, तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद रखा है, हाँ, और जो ज्वेलरी जो चढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है वो सब भाड़े पे लाया हुआ ज्वेलरी है। अच्छा जी, वो मेरे को, हाँ, उसको मैंने आज तक अपने गले से लगाया तक नहीं है, जो उसको दिखा रही है पूरी दुनिया में कि मैंने ये दिया वो दिया है, उसका मैं एक गंजी तक नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मेरे पिताजी इतने कैपेबल है कि मेरे को दूसरों की जरूरत नहीं है। मतलब वो जो आपका जो शादी हुआ है कम्युनिटी हॉल से, उसमें जो आपके हाथ पे जो ज्वेलरी वगैरह दिया गया या रिंग उंग की जो बात हो रही है, जो गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, वो सारे भाड़े पे थे? भाड़े पे थे। मतलब आपके हाथ में कुछ? मैंने दूसरी बार देखा ही नहीं, फर्स्ट और लास्ट मैंने शादी के दिन ही देखा।
उसके बाद आपके पास उसके बाद कभी देखा ही नहीं उसको। जो आरोप लगा रही है कि आपने इतना पैसा या जो भी गिफ्ट के तौर पे दिया गया, दहेज की बात तो कोई करता अच्छा, नहीं। दहेज किसको दिया जाता है? दहेज लड़के के माँ बाप को दिया। लड़के के हाथ में आप ये मानने वाली बात है कि उसने मेरे के हाथ में 10 लाख रुपए दे दिए होंगे? आपकी मीडिया पे उसने वो आई है, उसने बोला कि मैं 10 लाख दे चुकी हूँ, 80 लाख दहेज की डिमांड कर रहा है। तो अगर मेरे को अगर डिमांड ही वाले में रहता तो मैं अपने पिताजी की मर्जी से शादी नहीं करता। मेरे को 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तिलक मिलता मेरे को, तो मैं उस नरक में क्यों जाता? लेकिन दिमाग फेर दिया मेरे को। अभी आप हर्ष जी एक बात बोल रहे हैं कि उस नरक में क्यों जाता, ये बात तब आपके दिमाग में नहीं आई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को सबसे पहली बात कि मेरे को उसकी फैमिली बैकग्राउंड और उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब मैं उसके बारे में जानने लगा, उसके बारे में समझने लगा, मेरे पास मेरे फोन में चैट्स हैं अभी। वो कितने लड़कों से बात करती थी उसकी वो मैं दिखा सकता हूं अगर आप चाहें तो। जी बिल्कुल, चैट्स है। मैं और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जी मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आपसे कुछ तथ्य तो हमें लेना पड़ेगा अगर आप ये आरोप अगर उन पे लगा रहे हैं। सबसे पहला है कि लड़की कैरेक्टरलेस थी। अच्छा, कैरेक्टरलेस है। अच्छा जी, और प्रमाण है आपके पास? प्रमाण बिल्कुल है। नहीं, वो प्रमाण आप हमें मुहैया करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल दिखाएंगे आपको। आरोप लगा रहे हैं तो हमको प्रमाण चाहिए। जी बिल्कुल दिखाएंगे आपको। क्योंकि सोशल मीडिया है तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपकी फजीहत हो या उनकी हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जी देखिए, मेरे को प्रमाण कैसे मिला, मैंने अपने नाम पे उसको एक सिम दे रखा था। तो जब मैंने उससे रिश्ता तोड़ा तो मेरे को पता था कि वो सब सही आदमी नहीं है, तो मैंने उस नंबर को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया। वो बोले कि हैक कर लिया आप उनका? नहीं, कुछ नहीं, हैक वैक नहीं। नंबर, फोन नंबर। अच्छा, फोन नंबर हम अपना देंगे और हम अपना आधार कार्ड पे उस नंबर को, मेरे नाम से सिम है, हम अपना आधार कार्ड से सिम ऑन किए हैं, तो वो हैक कैसे हो गया? अच्छा, वो आपके नाम पे सिम? मेरे नाम पे सिम था, आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। उसको मैंने वापस ट्रांसफर मारा तो उस पर मेरे को बराबर चैट्स आने लगे। हाय, मैं दिखा सकता हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ ये सब न्यूज पे। जी, तो मैं दिखा सकता हूँ। तो उससे तो मेरे को पहले से ही पता था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन अब तो प्रूफ भी है, तो वो हो गया। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, कर दी मैं कम्युनिटी हॉल में, तो मैं बैंगलोर जाके रहने लगा। मेरे को बैंगलोर कम्युनिटी हॉल में आप जब आपने बोला कि वहां जब शादी हो रही थी कोर्ट में, तब आपको थोड़ा अटपटा लगा? बिल्कुल लगा। उसके बाद आप कम्युनिटी हॉल में जाने के लिए रेडी क्यों? उसी समय कंडेम क्यों नहीं किए? उसी समय खत्म क्यों नहीं किए? क्योंकि उस दिन भी मेरे को नशा कराया गया था। फिर से नशा? जी बिल्कुल। आप देखेंगे मैं होश में नहीं हूँ, आप मेरे आंख को देख सकते हैं उसमें, शायद आपको नहीं पता चले अगर आप मेडिकली चेक करवाएं। तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर था कि अगर मुझे कोई बुलाए, अभी आपके घर में मैं बैठा हूँ, आप हमें बोलिएगा कि नशा कीजिए, मुझे मन नहीं रहेगा? नहीं। पहले मैं प्रेम के कारण मैं उससे शादी कर चुका था पहले। मंदिर में भी किया और उन्होंने कोर्ट में भी करा रखा था। तो मेरे को उसको देखने के लिए आना ही पड़ा। मैंने घर में किसी को नहीं बताया। अच्छा, मैंने घर में नहीं, बात मान गए क्योंकि पहला बात तो मेरे को नशा करा दिया था। नशा में थे बिल्कुल, हमको कुछ होश नहीं था, बिल्कुल ही होश नहीं था। अगले दिन मेरे को उसी दिन रात में शादी कराया और रात में ही मेरे को बैंगलोर रवाना कर दिया, क्योंकि किसी को पता ना चले। ये शादी कहाँ से हुई थी आप? ये गोसाई टोला में एक कम्युनिटी हॉल है, मेरे को नाम पता नहीं है। अच्छा, वहीं से? जी बिल्कुल। और उसी रात में आप बैंगलोर आपको भेज दिया? उसी रात बैंगलोर मेरे को भेज दिया। रात में सालू उसी कपड़े में? अच्छा, उसी कपड़े में? जी बिल्कुल। मेरे को तो कब होश भी नहीं कि मैं कपड़ा भी बदला हूँ। इस तरह का नशा आपको दिया? बिल्कुल। तो सालू भी गई साथ में? साथ में वो भी गई। उसके बाद आप लोग कितना दिन रहे? उसके बाद मैं बैंगलोर में करीब 6 महीने रहा। 6 महीने में करीब 60 बार मेरे साथ मेरे को इतना मेंटल प्रेशर, इतना टॉर्चर किया गया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना मेरी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से थी। आरवी कॉलेज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट अच्छा कॉलेज है। तो उसकी पढ़ाई भी उस लेवल से मुश्किल थी। तो जब मेरी एग्जाम की टाइम आती थी, मेरे को प्रताड़ना उसकी माँ देती थी, उसका भाई देता था फोन करके, इसको घर क्यों नहीं ले जा रहे हो? अरे तो मेरे से शादी की तो तुम मेरे साथ रहोगी ना, तुमको घर क्यों जाना है? मेरे मम्मी पापा का 25th एनिवर्सरी था पिछले साल। तो उसमें उसने बोला, उसकी माँ ने सिखाया कि भाई तुम इसको घर में बिना बताए लेके चले जाओ, हम टिकट कटा देंगे, ये कटा। तो मेरा माँ बाप का तो इज्जत हम पहले खराब कर चुके थे ना, अब उनका बात नहीं मान के उनको और कष्ट क्यों दें? तो जब ये बात हम बोले कि उसको नहीं लेके जाएंगे, उसका भाई, उसकी माँ सब लगी हुई थी इसमें कि किसी तरह इसको घर में एंट्री दिला। हम इसको पहले क्लियर कर दिए थे कि तुम मेरे साथ शादी की है, तुम मेरे साथ, तुमको रहना होगा, हम घर नहीं ले जाएंगे। तो जब हम घर नहीं ले जा सकते थे तो मेरे को बराबर प्रेशर किया जाता था। हम एक बार रिफ्यूज किए तो उसके बाद मेरे को धमकियां आने लगी। उसकी माँ से, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास।
अच्छा। उसकी धमकी आने लगी। उसके बाद कहती है कि मेरे को बैंगलोर में पुलिस से पकड़वा दिया गया। बैंगलोर में मेरे पास बैंगलोर पुलिस आई, उसको बताई, उसको झूठे केस में, झूठे आरोप में झूठ फंसाया गया मेरे को वहां। फिर वहां पुलिस, मेरे दोस्त फ्रेंड्स थे वहां, मेरे को कन्नड़ा आती नहीं थी, उधर कन्नड़ा लैंग्वेज चलती है, तो मेरे फ्रेंड्स ने सारा बात पुलिस को बताया कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है, जितना भी सच बात था बताया गया। तो पुलिस को भी लगा कि हाँ भाई ये बात सही बोल रहा है, तो मेरे को जाने दिया, कुछ नहीं किया वहां। नहीं तो वहाँ पे क्या आरोप लगा दी कि पुलिस आ गई? आरोप ये लगाई, सबसे पहले मेरे को ये बोली कि तुम मेरे पिताजी का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसमें क्या ये कही कि फ्लैट्स, मेरे पिताजी फ्लैट्स का सेल करते हैं, तो उसको पता चला, वो बोली कि मेरे भाई को एक फ्लैट चाहिए। अच्छा। हम बोले पैसा दो, खरीदो। नहीं, हम आपसे, हमको चाहिए, हम पापा से साइन करवा के लाइए, हमको सीधा बोले। हम बोले हम ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग करती। उसके चलते मैंने 7 लाख रुपए का लोन उठाया बैंक से। एक बैंक से नहीं, जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो प्राइवेट वाले जो देते हैं, उसके कारण उठाया। उस सब को मेरे पिताजी ने भरा, क्योंकि अगर नहीं भरते तो उसको डिमांड था कंगन का, इयररिंग्स का, महंगे महंगे 4 फोन खरीद के दिए हैं उसको, सब चारों आईफोन। उससे कम में तो कभी बात ही नहीं करती थी। उसके बाद जब वहां बैंगलोर में, वहां की मेरी जो मकान मालकिन थी, आप एक बार उनसे भी पता कर सकते हैं कि वो लड़की कैसी थी। उसके कारण मेरे को वहां से घर खाली करना पड़ गया। बैंगलोर में कहाँ रहते थे? बैंगलोर में मैं आर नगर रहता था। आर नगर जी। तो वहां पे बैंगलोर मकान मालिक ने वहां खाली करा दिया मेरे को, बोला कि तुम्हारी लड़की सही नहीं है। मकान मालिक से ही लड़ जाती थी, और डेली मेरा लैपटॉप, मेरा 1.5 लाख रुपए का मेरा लैपटॉप पटक के तोड़ दी। जिस लड़की को मेरे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी ये नहीं है कि उसका आगे जिससे फ्यूचर बनेगा, उसको हम तोड़ रहे हैं। लड़ाई क्यों करती थी कि घर लेके चलो? घर लेके चलो। आप बोलते थे कि हम नहीं लेके जाएंगे। आप बोलते थे कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ। हाँ, क्योंकि मेरे को ये भी बात पता है कि मेरे पिताजी ने, मैंने आवेश में आके, पिताजी ने मेरे को एक डॉक्यूमेंट दी थी जिसमें मैंने खुद साइन कर रखा है कि मेरे को अगर इस लड़की से मैं इंटाइटल होता हूँ तो मैं किसी तरह का इसके साथ प्रॉपर्टी से कोई भी तरह का मतलब नहीं रहेगा मेरे को। तो पहले से ही बात मेरे को पता थी। हाँ, लेकिन मैं क्लियर था कि भाई इसको घर नहीं ले जा सकता हूँ। अगर माँ बाप बाद में 5 साल 10 साल बाद अगर मान जाते, खुद से मान जाते, प्रेम से बुलाते, तो अलग बात होती, जबरदस्ती नहीं जाता। तो उसके लिए लड़ाई होती थी हमेशा। तो लड़ाई होती थी, तो मकान मालिकिन में भी देख लिया कि भाई अगर ये लोग घर में रहेंगे तो मेरा घर का तो नाम खराब होगा ही, इन लोग को भी कुछ होगा तो फंसेंगे हम लोग। इसलिए उन्होंने घर खाली करा दिया। तो आप पटना कब आ गए वहां से? पटना में आया, कुछ दिन के बाद मैं पटना चला आया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ आके मैंने देख लिया कि मतलब इसके साथ अब जिंदगी नहीं चलेगी। उसकी माँ सिखाती थी हमेशा, उसका भाई सिखाता था, और अगर हम नहीं करें वैसा काम जो वो बोल रहे हैं तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती थी। मेरा एग्जाम, हम पढ़ नहीं पाते थे, इतना डिफिकल्ट मेरा पेपर था, तो मेरे को दोस्त के यहाँ जाना पड़ता था। हम वहाँ जाके पढ़ते थे, पढ़ के अपना सारा एग्जाम्स क्लियर करे। मेरा 1 साल बैक हो गया। बैक होने के कारण मेरे को प्लेसमेंट नहीं लगा। मेरे सारे दोस्त आज अच्छे पोस्ट पे हैं बाहर। इसके कारण मैं अभी घर में ही, अभी नौकरी की तलाश में हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो आप ये बोल रहे हैं कि सालू के कारण आपकी जो कैरियर है वो तबाह बर्बाद हो गई पूरी। इसलिए मैंने डिसाइड किया, मेरे घर में ही मेरे एडवोकेट साहब रहते हैं, मेरे ही यहाँ रेंट पे रहते हैं, उनसे गया, मैं मिला, डायरेक्ट कंसल्ट किया। करने के बाद उन्होंने बताया, मैं तो हताश हो गया था कि अब मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा। अच्छा जी। तो उनको बताया सारा बात कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने बोला कि कोई घबराने की बात नहीं है, शादी से बाहर निकल जाओ, शादी से बाहर निकलो, डाइवोर्स फाइल करो। डाइवोर्स फाइल कर दिया मैंने। तो यही मुख्य वजह है आपको इस शादी से बाहर निकलने? जी बिल्कुल, जो आपने बताया। मेरे को बहुत प्रताड़ित किया गया है, बहुत प्रताड़ित। और वो जो बोल रही है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो जो साइन किया है मैंने ये सुना है कि बोले कि आपका साइन नहीं है। नहीं, मैंने क्लियरली साइन किया है, खुद से साइन किया है, और किसी की मर्जी से नहीं, मैंने खुद की मर्जी से, क्योंकि किया, शादी मैंने की थी और छोड़ भी मैं ही रहा हूँ। ना इसमें मेरे पिताजी का हाथ है, ना मेरी माँ का हाथ है। मतलब इसमें दहेज वाला कोई सीन ही नहीं है ही नहीं सीन। अगर आपकी तरफ से तोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम तोड़ रहे हैं उसको। अच्छा, मेरी माँ जैसी सीधी औरत, अगर वो लड़की सही होती तो मेरी माँ में मिल जाती, लेकिन वो ऐसी लड़की है ही नहीं। वो मेरे घर आती, मेरा घर भी बर्बाद कर देती। और जिस प्रमुख पद को, संवैधानिक पद है ये,
जिसको वो धूमिल कर रही है, उसको ये नहीं पता कि इस पद तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत करता है लोग, जिसको बदनाम किया जा रहा है अभी। और ये भी बता देता हूं कि प्रमुख का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो है मेरा है, मैंने शादी की थी, मैंने अपनी मर्जी से उसको छोड़ रहा हूं, मैं कोर्ट में केस भी कर रखा हूं। अब वो उसका एक बयान आप सुन लीजिए। वो जैसा कल बयान दी थी थाना में जाने के बाद हमें, तो उसका ये कहना था कि हमारे जो पति है वो आज भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो अंडर प्रेशर हैं। अब ना जाने किस चीज का प्रेशर है, लेकिन अगर हमें एक दूसरे के सामने आमना सामनी करवाया जाए तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आमने सामने अब हुए हैं, लेकिन मैंने उसकी तरफ मैंने ताकना दूर, मैंने जमीन पर थूक के और मैं आगे बढ़ गया। उसने छठ पूजा में, मैं घाट पे गया हुआ था अपने पिताजी के साथ, गेहूं और पानी लाने के लिए। खरना का दिन था, उस दिन सुबह लौट रहे थे, तो गाड़ी से 3-4 लोग थे और वो खुद थी, उसका भाई था और 3-4 अज्ञात लोग थे, मेरे को नहीं पता। गाड़ी से 4 व्हीलर से, मैं बाइक पे था मेरे पिताजी के साथ, 4 व्हीलर से घेर लिया, मेरा सारा सामान गिर गया। फिर मेरे को खींच के गाड़ी में बैठाने का कोशिश कर रहा है वो लोग कि तुम चल। मतलब उसमें कौन कौन थे? उसमें उसका एक भाई था, उसकी एक बड़ी बहन थी, वो शालू खुद थी, और 2-3 लोग थे और उसकी एक भाभी थी। अच्छा, हाँ, 2-3 लोग जो अज्ञात थे, मेरे को नहीं पता। वो ये कहाँ की घटना है? ये घाट पे से अपन रास्ते में आ रहे थे, पटना अंटा घाट वाला रास्ते में, उधर हुई। तो उधर कोशिश की खींचने की, बात करने की। अगर मेरे को बात करना होता तो हम करते ना, हमको तुमसे बात करना ही नहीं है। तो अब ये जो लड़ाई है कोर्ट में गई है, आपने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो आपकी शादी कोर्ट में हुई वो पूरी तरीके से मान्य नहीं है, अवैध है। अवैध है, बिल्कुल। वहां आपकी तरफ से कोई गवाह नहीं था, बिल्कुल सिर्फ नहीं। उनके तरफ से बनावटी का। आपने ये भी लगाया कि उनके भाई ने दो फर्जी आईडी कार्ड बना जी, रखे हैं, बिल्कुल। जिसमें उन पे हाँ। क्या नाम बताया? राजीव कुमार नाम से बना रखा है वहाँ पे उन्होंने। sign। बिल्कुल साइन है राजीव कुमार के नाम वो से। तो प्रमाण हो जाएगा। बिल्कुल प्रमाण हो जाएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कितने फ्रॉड है। फ्रॉड है। जी। चलिए, अब इस शादी में आपको नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं रहना है। ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम ऊपर वाला से कहेंगे कि हमको मौत दे दे, लेकिन हम उसके साथ रहेंगे नहीं। मतलब इस हद तक आप इस शादी से चिढ़ चुके जी हैं। बिल्कुल। और इसमें अगर जहां तक पैसे की बात है, तो भगवान ने मेरे को कोई चीज की कमी नहीं दे रखी है जो मैं उससे लूंगा, ठीक है। तो अगर ये सब बात है, जो मैंने 80 लाख का डिमांड किया, ये सब बिल्कुल गलत बात है। गाड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह कुछ नहीं। ये पूरा मामला है कि अब आप शादी से निकलना चाहते हैं। निकलना ये चाहते आप मानसिक तौर पे आपको प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित किया गया है। आप शादी से पहले, जिस टाइम शादी हो रही थी मेरी, आप उस टाइम मेरी फिटनेस या मेरा शक्ल देखते वो अलग था और अभी अलग है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा मेंटल स्टेट में, बहुत मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन अब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। शादी से हटने में कोई गुरेज नहीं है? कोई बिल्कुल नहीं, स्वेच्छा से कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हमको कोर्ट में हम लड़ेंगे जिंदगी भर, अगर उसको जिंदगी भर लड़ना होगा तो, लेकिन हम उसके साथ रहेंगे नहीं। जज की काहे हमको फांसी ना दे दे, हम नहीं रहेंगे उसके साथ। ठीक है, तो देखिए ये हमारे साथ हर्ष थे। पूरी बात आपने सुनी। इस मामले में जो बात नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक अहम चीज नोटिस करने वाली बात है कि हर्ष ने सीधे तौर पे बताया कि एक वक्त था जब वो शालू के साथ प्यार में थे, लेकिन इनके साथ जब समय बदलने के साथ साथ जो घटनाएं घटने लगी, जिस तरीके से मानसिक प्रताड़ना का शिकार ये बता रहे हैं, ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि शालू अपने मायके के दबाव में वो चीज करती थी जो ये नहीं करना चाहते थे। पढ़ाई के दौरान इनको इतना टॉर्चर किया गया कि अपने कैरियर से भी पीछे हट गए, और आज आप यहाँ पटना, राजधानी पटना में आके बैठे हैं और सीधा कहना है कि इसमें इनके मम्मी और पापा का कोई हाथ नहीं है। और रही बात वंदना राय प्रमुख की दानापुर, उनका इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक साजिश भी हो सकती है या फिर व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है। दोनों तथ्यों को आप लोग को देखना चाहिए दर्शकों, क्योंकि पक्ष जब द्वितरफा होता है तभी चीजें सामने निकल के आती है। पूरी बात हर्ष ने बताई। आपके जो विचार होंगे आप अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा। कुछ ऐसा अपडेट होगा जो बताना चाहेंगे हर्ष, फिर इनके पास हम आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।